समुच्चय चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। क्वेश्चंस को हम लोग आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा तब तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। जब क्वेश्चंस आने लगेंगे धीरे धीरे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब कुछ आएगा नहीं तो स्पीड बढ़ा के क्या करोगे। तो क्वेश्चन का आना ज्यादा जरूरी है, सीख लो और फिर जब एग्जाम नजदीक आएगा तभी स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रिक्त, एकल और समान समुच्चय। रिक्त का मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें कुछ भी, कोई भी अवयव नहीं होता है, खाली होता है। एकल मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, और समान समुच्चय मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या भी समान होती है, और एक समुच्चय के अवयव दूसरे में है और दूसरे समुच्चय के अवयव पहले में है, तो उनको हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। अब हम लोगों को जो समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी ई, उनको इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें एक्स लिखा हुआ है मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा, और उसके बाद में अलग अलग समुच्चय की परिभाषाएं लिख के दे रखी है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिख रखा है कि एक्स कैसा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि एक्स वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखो यहां से रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय और समान समुच्चय पता करने के लिए हम लोग इन सबको पहले रोस्टर वाले मेथड में, यानी कि कोमा कोमा वाले मेथड में लिखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कैसे हैं। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले को लेते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सोल्व करते हैं तो एक्स इक्वल टू आएगा +-2, यानी कि यहाँ पर एक्स के दो मान है और दोनों वास्तविक मान है। तो ए के अंदर हमारे पास में क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक -2 आएगा। ये ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बी के अंदर देखो, एक तो लिखा है x इक्वल टू 0 और एक और परिभाषा लिखी हुई है 4x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 0 हम लोग लिख लेते हैं, और यहां से हम लोगों को मिलता है x इक्वल टू 2। जब इस तरीके से दो इक्वेशन लिख के दे रखी होती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों का कॉमन आंसर निकालना। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 में कोई कॉमन आंसर है क्या? नहीं, इसमें कोई भी कॉमन आंसर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी, कोई अवयव निकल के नहीं आएगा। तो जो बी है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे दो आंसर हो गए, दो आंसर नहीं है, दो इक्वेशन दे देंगे तो उनका कॉमन आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थर्ड में एक द्विघात समीकरण लिख के दे रखी है और उसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस वाले से हम लोगों को मिलेगा x इक्वल टू 0 और इस वाले से हम लोगों को मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब इस तरीके से जब गुणनखंड लिख के आ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का आंसर है, या फिर x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का आंसर है। दोनों एक साथ इस इक्वेशन के आंसर नहीं हो सकते, ये इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ से हम लोगों को x के दो वैल्यू मिल रही है, 0 और 2, दोनों रियल वैल्यू है। तो इस तीसरे सेट के अंदर जो अवयव है वो है 0 और दूसरा 2। इसमें भी 0 और 2 थे, लेकिन ये इससे अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो अलग इक्वेशन दे रखी है, ध्यान रखना है ना। डी में क्या लिखा है 3x इक्वल टू 7, तो यहाँ तो सीधे सीधे x इक्वल टू 7/3 एक अवयव आ जाएगा, तो डी हमारे पास में आएगा 7/3। ई के अंदर क्या लिखा है, एक x स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा 5x इक्वल टू 2। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो इन दोनों का कॉमन आंसर हम लोगों को निकाल के लेके आना है। तो पहला तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किया है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2। फिर लिखा हुआ है 5x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 2/5। दोनों रियल, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि इसके अंदर भी हम लोगों को कोई अवयव नहीं मिलेगा। तो यह इस तरह से एक रिक्त समुच्चय है। इन सबको मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। ए क्या है भाई, ए है 2 और -2। बी क्या था भाई, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। सी क्या था भाई 0,2 और डी क्या था 7/3 और ई क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है। अब बताओ रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो रिक्त समुच्चय कौन कौन से हो गए? एक तो ये बी वाला हो गया और एक ई वाला हो गया। तो रिक्त समुच्चय हो गए हमारे पास में बी और ई। फिर एकल समुच्चय जिसमें एक ही आंसर आया हो, ये इसके अंदर एक ही अवयव है, तो एकल समुच्चय हमारे पास में होगा, तो एकल समुच्चय हमारे पास में होगा डी। समान समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है और समान अवयव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवयवों की संख्या समान है, लेकिन
इसमें ये 2 तो सेम है, लेकिन -2 यहाँ नहीं है और 0 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों समतुल्य तो है लेकिन समान समुच्चय नहीं है। इसमें देखो ये रिक्त है, ये भी रिक्त है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग समान समुच्चय में यहाँ पर बोल सकते हैं कि समान समुच्चय हो गए बी और ई। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0,3 समुच्चय 5 समुच्चय 4 तो कौन सा कथन सत्य है। इसमें बिलोंग्स टू वाला निशान लगा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट में लिखा होता है वो राइट वाले के अंदर होना चाहिए, यानी कि 3 a के अंदर होना चाहिए, 5 a के अंदर होना चाहिए, इस तरीके से। तो चेक करते हैं, 3 a के अंदर है क्या? हाँ 3 a के अंदर है, तो ये हमारा सत्य है। आगे वाले भी चेक कर लेते हैं, 5 a के अंदर है क्या? नहीं, 5 a के अंदर नहीं है, 5 समुच्चय के अंदर लिख के दे रखा है और यहाँ पर खुला दे रखा है, तो ये तो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 0 a के अंदर नहीं है, नहीं, लेकिन 0 तो a के अंदर है, इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे सत्य पूछा है ना। 4 a के अंदर है, नहीं 4 a के अंदर नहीं है, 4 का समुच्चय बना के दे रखा है वो a के अंदर है, तो ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिक्त समुच्चय, मतलब ऐसा कौन सा समुच्चय इनमें से जो खाली है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को इक्वेशन लिख के दे रखी है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r लिख के दे रखा था, वो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिख के नहीं दे रखा था, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, लिख के दे रखा है, तो नहीं लिख के देंगे तो भी हम लोग ये मानेंगे कि x बिलोंग्स टू r, ठीक। अब देखो यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन को लेते हैं, x² - 1 = 0, इसको सोल्व करते हैं तो x² = 1 आ जाएगा और x = कितना आएगा, +-1। तो इसके अंदर दो अवयव हैं और ये दोनों वास्तविक हैं, -1 और 1। ये खाली है क्या? नहीं है। दूसरा लेते हैं, x² + 2 = 0, 2 को उधर लेके जाओ, x² = -2, x आएगा ±√-2। अब रूट के अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, याद करो रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो काल्पनिक संख्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है कुछ, ठीक है। तो ये तो वास्तविक संख्या पूछ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वास्तविक आंसर नहीं आएगा, तो इधर जो समुच्चय बनेगा वो ऐसा बनेगा। थर्ड चेक कर लेते हैं, x² - 25 = 0, तो x² बराबर कितना हो गया, 25, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, +-5। ये दोनों वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर एक 5 आएगा और एक -5 आएगा। ये रिक्त समुच्चय है क्या? नहीं है भाई। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिख के दे रखी है, x² - x - 2 = 0। अब इसको या तो b² - 4ac वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लो या फिर इसके गुणनखंड करो, तो यहाँ पे गुणनखंड बड़ी आसानी से हो जाएंगे। x² - 2x + x - 2 = 0, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आएगा x - 2, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा x - 2 = 0। x - 2 कॉमन ले लो, x - 2 फिर x + 1 = 0, तो इस गुणनखंड को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 2 और इस गुणनखंड को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -1। तो या तो इसका आंसर ये है या ये है, तो यहाँ पर दो हमारे पास में आंसर हो जाएंगे, 2 और -1। तो ये रिक्त है क्या? नहीं है, हम लोगों को तो रिक्त समुच्चय पूछ रखा था, यही हमारा आंसर है और ये किस में से आ रहा था, सेकंड वाले में से। अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए और बी में 3 और 5 अवयव हैं तब ए यूनियन बी में न्यूनतम कितने अवयव होंगे। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, ए में 3 अवयव है यानी कि एन ए दे रखा है, बी में 5 अवयव है यानी कि एन बी दे रखा है। तो हम लोगों को ए यूनियन बी के बारे में पूछा है, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, याद रखना है, एन ए यूनियन बी, ये कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए एन बी रखते हैं, ये कितना है 3, ये कितना है 5 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास में हो गया 8 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम लोगों को पूछा है कि ए यूनियन बी में न्यूनतम कितने अवयव होंगे। अब कॉमन के बारे में तो हमको पता नहीं है कि ए और बी में कॉमन कितने अवयव हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं। ए में 3 अवयव हैं, बी में 5 अवयव हैं, तो यदि ए और बी में कॉमन आने लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को कितने कॉमन अवयव मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे, 3 से ज्यादा तो इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एन ए इंटरसेक्शन बी का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 3, ठीक है। तो मान लो इसका आंसर 3 मिलता है, तो यहाँ पे 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये एन ए यूनियन बी का मान हो सकता है, ठीक है, तब होगा जब इसकी वैल्यू 3 है। 3 से ज्यादा तो कॉमन वैल्यू मिलने वाली नहीं है, उससे कम मिल सकता है। मान लो 2 अवयव कॉमन है, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2,
तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 6। मान लो एक ही अवयव कॉमन है, तब क्या होगा, तो 8 - 1 यहाँ आ जाएगा 7, और एक भी अवयव कॉमन नहीं है तब क्या होगा 8 - 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम लोगों को ये बोला है कि ए यूनियन बी में न्यूनतम कितने अवयव होंगे, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये वाला, तो न्यूनतम ये अवयव हो सकते हैं तब होंगे जब एन ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम है। ठीक है, तो हम लोग इस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि U किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यदि A उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से विभिन्न है, मतलब 60 डिग्री नहीं है, तो A डैश क्या है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना चाहिए, अपने पास में कोई त्रिभुज है मान लो, तो इसमें 3 कोण है, एक ये और एक ये, है ना। अब हम लोगों को ये दे रखा है कि U तो क्या हो गया, सभी तरह के त्रिभुज है जिसमें ये कोण कुछ भी तरीके के हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सब कुछ है। अब आगे कंडीशन क्या दे रखी है, ए में ये बोल रखा है कि ये उन त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। ठीक, तो अब हमारे पास में यहाँ क्या क्या कैसे हो सकते हैं, तो हो सकता है कि एक कोण 60 डिग्री से अलग है, हो सकता है कि 2 कोण 60 डिग्री से अलग है, हो सकता है कि तीनों कोण 60 डिग्री से अलग है, और ये भी हो सकता है कि एक भी कोण 60 डिग्री से अलग नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पे 4 केस बनाते हैं। पहला केस क्या हो गया, 0 कोण 60 डिग्री से विभिन्न है। ठीक है, दूसरा केस एक कोण 60 डिग्री से विभिन्न है। तीसरा केस 2 कोण 60 डिग्री से विभिन्न है, मतलब 60 डिग्री नहीं है। और चौथा केस तीनों कोण 60 डिग्री से विभिन्न है, यानी कि तीनों कोण 60 डिग्री नहीं है। ठीक, अब ए का मतलब तो क्या है, ये तीनों वाले, ये तो बोला है कम से कम एक कोण 60 डिग्री से विभिन्न है, तो ए का मतलब तो ये तीनों है। ठीक है, और यू का मतलब सब कुछ है। तो जब हम लोग ए डैश निकालेंगे तो ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, यानी कि इस सारे केसेस में से इन तीनों केस को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला केस ही तो बचेगा जिसमें 0 कोण 60 डिग्री से अलग है। 0 कोण 60 डिग्री से विभिन्न होने का मतलब है कि एक भी कोण 60 डिग्री से अलग नहीं है, इसका मतलब तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। तो ये किस तरह के त्रिभुज को बताएगा, जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यही हमारा ए डैश है। तो ए डैश में ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। ऐसे त्रिभुज को हम लोग कैसा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि A यूनियन 3,4 बराबर कोई समुच्चय 3, 4, 6, 2, 0, 5, तो A क्या है। A निकालना है तो उसको उधर लेके चले जाओ, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ऑप्शन है, इनको एक एक करके यहाँ पे रखो और उन दोनों का यूनियन निकालो, वह इसके बराबर आ जाता है तो फिर वो आंसर है, नहीं तो वो आंसर नहीं है। तो हम लोग पहले वाला मेथड कर रहे हैं। मैं इसको 3,4 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3, 4, 6, 2, 0, 5। ये तो RHS में था ही, ये इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ तो यूनियन हो रहा है, मतलब इसके एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, यहाँ इनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो समुच्चय माइनस होते हैं तो क्या होता है, पहले वाले में से दूसरे वाले के कॉमन वाले को हम लोग डिलीट कर देते हैं। 3 इसके अंदर कॉमन है, हाँ है, तो इसको डिलीट कर दो। 4 इसके अंदर कॉमन है, हाँ है, तो इसको डिलीट कर दो। अब आंसर क्या आ जाएगा, 6, 2, 0, 5। तो ए बराबर हमारे पास में है 6, 2, 0 और 5। यह आंसर यहाँ पे दे रखा है क्या कहीं पर, हाँ यहाँ पे सेकंड में अवयव अलग क्रम में लिखे हुए, ये अलग क्रम में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, NA इक्वल टू 2, NB इक्वल टू 7 और NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2, तब NA क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू क्या है। देखो इसमें हम लोगों को A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, B क्रॉस A निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों में जितने कॉमन आ रहे हैं उनकी संख्या को हमको लिखना है, क्योंकि N का मतलब है कितने ग्रुप कॉमन आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौर करते हैं, A में 2 अवयव हैं, B में 7 अवयव हैं, और इन दोनों में A और B में कॉमन कितने हैं, 2 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले A को मान लेते हैं कि मान लिया A बराबर A, B इस तरीके से 2 अवयव हैं। ठीक है, फिर B और A में 2 अवयव कॉमन है, लेकिन B में 7 अवयव हैं, तो हम लोग B को कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। A B तो मानना ही है ना, मान लिया ये दोनों कॉमन हो गए। अब उसके बाद में दूसरे अवयव हम लोग लिखते हैं, तो मैं इनको यहाँ पे गिनती में लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो B में 7 अवयव हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और A में 2 अवयव हैं और ये दोनों इनमें कॉमन है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब A क्रॉस B निकालते हैं।
ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ग्रुप बनेगा। पहले ए के अवयव को लेंगे और उसको बी के साथ में ग्रुपिंग करेंगे, तो ए सबके साथ में ग्रुप होएगा, फिर बी सबके साथ में ग्रुप होएगा। तो मैं इसको बना देता हूँ। इस तरह से ए क्रॉस बी हमारे पास में आ जाएगा। अब बी क्रॉस ए बनाते हैं। इसमें बी के अवयव को पहले लिखना पड़ेगा, फिर ए के अवयव को लिखेंगे। तो मैं इसको बना देता हूँ। इस तरह से बी क्रॉस ए आ गया। अब हम लोगों को चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। देखो यहाँ पर ए कोमा ए, हाँ ए कॉमन है। ए कोमा बी इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद में बी कोमा ए, ये कॉमन है। बी कोमा बी, ये कॉमन है। और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो कितने अवयव कॉमन हो गए? 1 2 3 और 4, 4 अवयव कॉमन है। तो एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है समुच्चय ए बी सी डी के उप समुच्चयों की संख्या क्या है। और इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, यदि ए बराबर ए बी सी डी कोई समुच्चय है तब पी ए में अवयवों की संख्या बताओ। तो पी ए क्या होता है? दरअसल ये उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। पी ए मतलब घात समुच्चय, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की घात n। n मतलब होता है ए में कितने अवयव है। कितने अवयव है? 1 2 3 4 अवयव है। तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 और 4 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुच्चय ए बी सी डी के उचित उप समुच्चयों की संख्या। कैसे उप समुच्चयों की संख्या? उचित उप समुच्चय। समुच्चय मैंने वही रखा है ए बी सी डी वाला। तो जब हम लोग कुल उप समुच्चय निकाल रहे थे तो वो कितने आ रहे थे? 16। अब हम लोगों को उचित उप समुच्चय चाहिए। उचित मतलब जो लास्ट में आता है, जिसमें ये उप समुच्चय दिए गए समुच्चय के बराबर होता है, उसको हम लोगों को डिलीट करना पड़ता है। यानी कि 1 को माइनस कर देंगे तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो उचित उप समुच्चय की संख्या कितनी है? 15। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो 2 की पावर n माइनस 1 से करोगे तो भी 16 माइनस 1 बराबर 15। अगला क्वेश्चन है समुच्चय ए बी सी डी के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या बताओ। अरिक्त मतलब ऐसे उप समुच्चय जो खाली नहीं है। गौर करो, देखो समुच्चय के जब हम उप समुच्चय बनाते हैं तो सबसे पहला उप समुच्चय फाई बनाते हैं। फाई का मतलब खाली समुच्चय, ठीक है। तो इसको छोड़कर जितने भी लिस्ट बनती है वो सारे के सारे ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अवयव लिखे गए होते हैं। यानी कि यही है जिसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने से हम लोगों को अरिक्त उप समुच्चय मिल जाते हैं। तो 1 को डिलीट करना है टोटल में से। तो टोटल कितने थे? 16। उसमें से 1 को डिलीट कर देंगे तो कितना बचेगा? 15। यानी कि अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितनी जाएगी? 15। अब यदि हम लोगों को यह पूछता है कि अरिक्त उचित उप समुच्चयों की संख्या बताओ। अरिक्त भी होना चाहिए और उचित भी होना चाहिए। तो अरिक्त का मतलब हो गया पहले वाले एक 5 को डिलीट कर दो। उचित का मतलब क्या हो गया? लास्ट वाला जो इक्वल वाला है उसको डिलीट कर दो। तो 16 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। 16 माइनस 2 यानी कि 14 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है एन ए इज इक्वल टू 0.2, एन बी इज इक्वल टू 0.3, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1। तो एन ए यूनियन बी निकालो। बहुत सिंपल है, इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लो। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन सब की वैल्यू दे रखी है 0.2, 0.3 माइनस 0.1। ये कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.1 यानी कि 0.4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि एन ए बराबर 2, एन बी बराबर 7 और ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ठीक भाई, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। इन ए यूनियन बी ये कितना आएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 7 है। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो हो गया हमारे पास में 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि ए और बी में कितने अवयव कॉमन है। अब हम लोगों को इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक हिंट दे रखी है कि ए बी का उपसमुच्चय मतलब ए के अवयव बी के अंदर है। इनमें 2 अवयव हैं, ये दोनों अवयव बी के अंदर हैं, तो कॉमन क्या आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ पे 2 रख दो। 9 माइनस 2 बराबर 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x तथा y दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं
एक्स में 28 और वाई में 32 अवयव हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे? बहुत सिंपल है, ए और बी की जगह एक्स और वाई लिख के दे रखे हैं। तो हम लोगों को ये पता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना है? 50। एन एक्स कितना है? 28। एन वाई कितना है? 32। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हम लोगों को निकालना है। फॉर्मूला लगा दो, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। कितना हो जाएगा? 28 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये कितना था? 50। ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? ये हो जाएगा 60। यहाँ 50 थे, इधर उधर लेके चले जाओ, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 50 यानी कि 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि a बराबर 1 3 0 2 माइनस 1 और b बराबर 2 माइनस 1 5 और 10, तब a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए क्या होगा? तो इसमें पहले a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस ए निकालेंगे, फिर उन दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो निकालते हैं a माइनस बी, ए लिख देते हैं 1 3 0 2 माइनस 1, इसमें से b को माइनस करना है 2 माइनस 1 5 और 10। ठीक है, ए में से बी को माइनस करना, तो इसका इसमें कुछ कॉमन है तो उसको डिलीट कर दो। तो 2 इसमें है क्या? हाँ है, डिलीट कर दिया। -1 इसमें है क्या? हाँ डिलीट कर दिया। 5 इसमें है क्या? नहीं है। 10 इसमें है क्या? नहीं है। तो हमारे पास में ये बचेगा 1 3 और 0। नेक्स्ट हम लोगों को बी माइनस ए निकालना है। बी में से ए को माइनस करते हैं, पहले बी लिख देते हैं 2 माइनस 1 5 और 10। ए कितना है? 1 3 0 2 और -1। तो जब b माइनस ए करेंगे तो b में से a के कॉमन एलिमेंट को डिलीट कर दो। 1 इसमें है क्या? नहीं है। 3 इसमें है क्या? नहीं है। 0 नहीं है। 2 है, 2 को डिलीट कर दो, -1 को डिलीट कर दो, क्या बचेगा? 5 और 10। अब हम लोग को इन दोनों में कॉमन निकालना है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए बराबर 5। अब इसमें से कोई आंसर है क्या? नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 3 4 और c बराबर 4 5 6, तब a यूनियन b इंटरसेक्शन c बताओ। इसमें b और c के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले b इंटरसेक्शन c निकालेंगे और फिर इसको a के साथ में यूनियन करेंगे। तो b इंटरसेक्शन c मतलब b और c में कुछ कॉमन है क्या? ये 4 है, इसमें एक अवयव कॉमन है 4। अब इसको a के साथ में यूनियन करके लिखना है बस। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर क्या हो जाएगा? पहले a के अवयव को लिख दो 1 2 3, उसके बाद में इसके अवयव लिखेंगे तो 4 ही है बस, ये लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर दे रखे, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है, यदि u बराबर 1 2 3 से लेकर 10 तक, a बराबर 1 3 5 और 4 और b बराबर 7 8 दे रखा है, तो a इंटरसेक्शन b डैश कितना होगा? तो इसमें पहले b डैश निकालना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? u में से b को माइनस करना है, फिर उसके आंसर को a के साथ में कॉमन निकालना है। तो b डैश बराबर हो जाएगा u माइनस बी। u में से b को माइनस करना है, तो u मान लो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख दिया हम लोगों ने। इसमें से b को माइनस करना है, यानी कि 7 और 8 को माइनस करना है। जब 7 और 8 इसमें है तो उनको डिलीट कर दो, है डिलीट कर दिया। तुम्हारे पास में आंसर क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ये लास्ट में 9 और 10। अब बी डैश के आंसर को ए के साथ में कॉमन करना है। एक है कुछ कॉमन? एक इसमें है, हाँ है, ये कॉमन है। 3 इसमें है क्या? हाँ है। 5 है क्या? हाँ है। 4 है क्या? हाँ है। तो ये चारों इसमें कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी डैश का आंसर आ जाएगा 1 3 4 और 5। अब जो आंसर लिखा है वो इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, नाम के तरीके से लिखा हुआ है। तो हम लोग मान लो ए को नोटिस करते हैं, ए में क्या लिखा है? 1 3 5 4, और ये भी 1 3 5 4 ही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए।
इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख के दे रखी है कि एक्स वास्तविक संख्या है और मॉडुलस एक्स का मान 1 से कम है, और बी की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वास्तविक संख्या है और मॉडुलस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर ए यूनियन बी बराबर आर माइनस डी, तो डी बताओ, तो डी निकालना है तो डी को उधर लेके चले आओ, उसको उधर ले आओ। आर मतलब वास्तविक संख्या है, तो डी देखते हैं क्या आ रहा है। आर में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, तो पहले ए यूनियन बी पता होगा तब माइनस करेंगे, आर मतलब वास्तविक संख्या है। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए ए और बी पता हो तब उनका यूनियन निकाल पाएंगे, ठीक है। ए इस तरीके से लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, मॉडुलस एक्स का मान 1 से कम है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स का मान -1 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर बी के लिए, ये तो ए के लिए था, बी के लिए मॉडुलस एक्स माइनस वन का मान 1 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स माइनस वन का मान या तो -1 से छोटा है या एक्स माइनस वन का मान 1 से बड़ा है। इसमें 1 को उधर लेके जाओ तो यह आ जाएगा एक्स का मान -1 प्लस 1 से, ये प्लस हो जाएगा ना, छोटा है, या एक्स का मान 0 से छोटा है, ये इसका मतलब है। यहाँ पे 1 उधर चला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स 2 से बड़ा है, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, यहाँ 0, ये 2, एक्स का मान 0 से कम है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो ये इस तरफ हो जाएगा, या एक्स का मान 2 के इक्वल या 2 से बड़ा है, तो ये इस तरफ भी हो सकता है। ये बी समुच्चय का मान है। ए समुच्चय का मान इस तरीके से देखते हैं तो क्या आएगा, -1 यहाँ आता है, 0 यहाँ आता है, 1 यहाँ आता है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में है, लेकिन -1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, ठीक भाई। अब हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा। यूनियन का मतलब ये कॉमन नहीं होता यूनियन का मतलब, ठीक है, मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ए यूनियन बी बनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लो 0 है, ये -1 है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है। तो पहले वाला क्या है दरअसल, -1 से लेकर 1, और दूसरा क्या है इधर और इधर, ठीक है। अब इसको सोचते हैं, एन एंड बी का मतलब क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर यहाँ तक आएंगे, तो -1 यहाँ शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे शामिल है तो उसको शामिल करना पड़ेगा। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसके बाद ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे चल रही है ना भाई। यूनियन का मतलब कॉमन निकालना थोड़ा होता है, शामिल करते जाना होता है, तो सबको शामिल करते चलो। तो एन एंड बी के अंदर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी -∞ से लेकर 1 तक, 1 शामिल नहीं है, उसके बाद गेप आ गया, ठीक भाई। तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा 1, 2, 0 या -1, इन सब कोई लेना देना नहीं है। ये लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा ए एंड बी का, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये लिस्ट में आएगा भी नहीं, इसके बाद वाली सारी संख्या लिस्ट में आ जाएंगी। तो ये हम लोगों ने इसको बना लिया। अब डी क्या है, आर में से इसको माइनस करना है। आर का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है तो -∞ से लेकर +∞ तक थी। अब इसमें से इस पोर्शन को माइनस करना है, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन ही आएगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी कट जाएगा। तो जब ये वाला पोर्शन आएगा तो 1 भी आएगा, देखो यहाँ पे 1 नहीं था, है ना, तो 1 के इधर वाले जो मान है वो कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें 1 शामिल होगा, हम लोग बोलेंगे कि 1 शामिल है। फिर इधर देखो, इसमें ये 2 शामिल है, तो जब आर में से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से 2 डिलीट हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में 2 शामिल नहीं है और 1 शामिल है। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर x, y बराबर 1/x और x कोई वास्तविक संख्या है उसमें 0 नहीं है, और b बराबर x, y इक्वल टू -x, x कोई वास्तविक संख्या है, तो बताना है कि a और b में कॉमन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो x और y रखते चले जाओ और लिस्ट में से देख लो कि a और b में कुछ कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा और डिफिकल्ट भी महसूस हो सकता है। तो इसकी जगह पर हम लोग 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को याद करते हैं। हम लोगों को ग्राफ के बारे में याद होना चाहिए, ये हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। y इक्वल टू 1/x, x बटे में आ रखा है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग टू r - 0, ठीक है। और x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कम होगी। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग, याद भी रखना चाहिए ग्राफ। x बराबर 0 रखेंगे तो y अनंत हो जाएगा, ये 0 है, y कैसा हो जाएगा अनंत। फिर x की वैल्यू धनात्मक बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटती जाएगी,
पॉजिटिव, इस तरीके से। एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी, वो भी नेगेटिव आएगी। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। अब दूसरा है y इज इक्वल टू -x, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है x इक्वल टू 0 पर 0, x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ये बनता है। अब कॉमन की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा, यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा, दोनों में से कुछ कॉमन आंसर आना चाहिए। ये कॉमन तब आएगा जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, तो ये कहीं पर भी नहीं काट रहे हैं, इसलिए कोई भी कॉमन आंसर निकल के नहीं आएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तीन समुच्चयों a b और c के लिए यदि a यूनियन b बराबर a यूनियन c और a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c है, तब इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कोई समुच्चय मान लेते हैं। सपोज जैसे a बराबर 1,2 है और b बराबर 3,4 है और c बराबर मान लो a, b है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग a यूनियन b निकालते हैं मान लो, तो a यूनियन b बराबर आएगा 1, 2, पहले a के अवयव लिखेंगे फिर b के अवयव लिखेंगे, तो ये लिख दिए। फिर हम लोग a यूनियन c निकालते हैं, पहले a के अवयव लिखेंगे 1, 2, फिर c के अवयव लिख देंगे a, b। अब हम लोगों को दे रखा है कि ये बराबर है, तो a यूनियन b बराबर a यूनियन c करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 जो है वो 1, 2 a b के बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों समुच्चय बराबर हैं तो संख्याएं बराबर होनी चाहिए। हाँ, 4 और 4 बराबर है, इसका अवयव इसमें होना चाहिए, इसके अवयव इसमें होना चाहिए, तो 1, 2, 1, 2 तो चलो ठीक है। इसका मतलब ये a और b जो है वो 3,4 के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि b बराबर c होगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके आगे ये भी दे रखा है कि a, b और c के बराबर है, तो हम लोगों को ये भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो a कितना था भाई 1,2 और b कितना था 3,4। ठीक है, a इंटरसेक्शन c की बात करते हैं, 1,2, c कितना है a, b। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, हम लोगों ने अभी बनाए ऐसे हैं कि कुछ कॉमन है नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं, चलो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि a, b और c के बराबर होता है ना, तो मान लो मैं इस a, b की जगह भी 3,4 लिख रहा हूँ और a की जगह भी 3,4 लिख रहा हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा 3,4 इंटरसेक्शन 3,4 और इधर 3,4 इंटरसेक्शन 3,4। मान लो ये तीनों बराबर हैं, इधर कॉमन हो गए 3,4 आ जाएगा, इधर भी कॉमन हो गए 3,4 आ जाएगा, यानी कि इस केस के अंदर भी a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c आ गया, तो ये अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कुछ अलग तरह का समुच्चय बन जाए, है ना। जैसे मान लो हम लोग a तो 1,2 ले ही रखा था, b को हम लोग ले लेते हैं 3, 4 और 2। ठीक है, पहले वाले के हिसाब से b बराबर c था, तो c को भी ये लेना पड़ेगा 3, 4 और 2। ठीक है, अब यदि मैं a और b में कॉमन निकालता हूं, तो a इंटरसेक्शन b बराबर हमारे पास में आएगा 2, ये कॉमन आ जाएगा। और इसी तरीके से a और c में कॉमन निकालता हूं, तो a इंटरसेक्शन b बराबर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, बराबर तो हो गए, लेकिन अभी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। यहाँ तो हो पा रही थी लेकिन यहाँ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि ये कंडीशन करेक्ट है तो ये सभी चीज़ों के लिए करेक्ट होना चाहिए। देखो a b के बराबर थोड़ा ना है, तो भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमेशा करेक्ट नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है a बराबर 0, 1, 3, 2 और b बराबर 5, -1, 0, 1, तब a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a में अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पर a क्रॉस b क्रॉस a निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो
ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए हम लोग निकालते हैं। पहले ए के अवयव को लेंगे और बी के साथ में उनकी ग्रुपिंग करेंगे। ये ए क्रॉस बी आएगा। अब हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं। ये हमारे पास में बी क्रॉस ए आएगा। अब हम लोगों को चेक करना है कि इनमें कॉमन कौन से हैं। चेक करते हैं। 0,5 इसमें है क्या? नहीं है। 0,-1 नहीं है। 0,0 है क्या? हाँ है, 0,0 है। फिर 0,1 इसके अंदर है क्या? हाँ है। 1,5 नहीं है। 1,-1 है क्या? नहीं है। 1,0 इसमें है क्या? हाँ है। 1,1 इसमें है क्या? हाँ है। और कुछ इसमें कॉमन होते हुए नहीं नजर आ रहा है। तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास में कॉमन आएंगे। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4। तो n ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर कितना हो गया? 4। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इनमें कॉमन अवयव की संख्या को देख लो। 0 और 1 2 अवयव कॉमन है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 अवयव आएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी दो समुच्चयों के लिए ए माइनस बी क्या होगा? और यहाँ पर कुछ हम लोगों को इंटरसेक्शन वगैरह लिख के दे रखा है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। करते हैं। मान लो हमारे पास में दो समुच्चय हैं, ये दोनों, ये ए है, ये बी है। पहले ए माइनस बी को देखना पड़ेगा। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है भाई? ये वाला पोर्शन ए माइनस बी होता है। ठीक है। अब ए से ए माइनस बी को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये पूरा ए, इसमें से ये ए माइनस बी माइनस हो गया, तो क्या बचेगा? ये वाला पोर्शन ही बचेगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी। और ये क्या चीज़ होती है? ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य और हम लोगों को 3 स्टेटमेंट लिख के दे रखे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को वेन डायग्राम यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले वाले को ले लेते हैं। पहले इसमें ए और बी दो समुच्चय हैं, तो दो समुच्चय हम लोग वेन डायग्राम में ऐसे बना लेंगे, ए और ये बी। पहले ए माइनस बी निकालते हैं, तो ये हमारे पास में LHS आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक भाई। RHS में ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, तो ये पूरा का पूरा ए है, इसमें से ये वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन ही बचेगा, यानी कि क्या आएगा? ए माइनस बी। तो LHS और RHS इक्वल है, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है। सेकंड में भी दो सेट दे रखे हैं, तो दोनों के लिए हम लोगों को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास में एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ए और बी। लेफ्ट साइड में तो ए दे रखा है, राइट साइड में दो ब्रैकेट है, तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को देखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास में। फिर दे रखा है ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी होता है। इन दोनों का यूनियन करना है, यानी कि दोनों को मिक्स करना है, तो पूरा का पूरा ए सेट आ जाएगा। यही तो दे रखा है, यानी कि ये भी ट्रू है। थर्ड में हम लोगों को 3 समुच्चय लिख के दे रखे हैं, तो तीनों के लिए कैसे चेक करेंगे? वैसे आंसर तो यहीं पर हो गया, ये 2 करेक्ट हैं, तो 1 और 2 हम लोगों को लिख के दे रखा है। बाकी 3 को चेक करने की तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है। फिर भी हम लोग सीखते हैं, देखें इसका आंसर कैसे आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग 3 समुच्चय बनाएंगे। ये हमारे पास में 3 समुच्चय हो गए। LHS में क्या लिख रखा है? पहले बी यूनियन सी करो, तो बी यूनियन सी मतलब ये पूरा बी और सी हम लोगों ने ले लिया, ये बी यूनियन सी है। अब इसको ए में से माइनस कर दो, तो ये हमारा ए में से बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है वो माइनस कर देंगे, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये व्हाइट वाला पार्ट बचेगा। तो ये हमारे पास में इसका LHS है, ए माइनस बी यूनियन सी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं RHS में ए माइनस बी भी है, ए माइनस सी भी है, तो इन दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा, फिर दोनों का यूनियन करना है। तो यहाँ पे 2 बार हम लोगों को इनको बनाना पड़ेगा, फिर यूनियन करके देखेंगे कि LHS और RHS सेम आते हैं कि नहीं आते। ए बी सी, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दो, तो इनके जैसे ही होगा। ए में से बी को माइनस करेंगे, ये हमारे पास में
ए माइनस बी आएगा। फिर ए माइनस सी चाहिए, तो इसको फिर से बनाओ। ए में से सी को माइनस करना है, तो सी को हटा दो, तो ये पोर्शन हमारे पास में ए माइनस सी आ जाएगा। इन दोनों को यूनियन करना है, तो जब इन दोनों को हम लोग यूनियन करेंगे तो ये बाहर वाला पार्ट तो आएगा आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा, यहाँ पर है ये, और ये वाला पार्ट भी आएगा, यहाँ पर है ये। ठीक है, खाली ये पोर्शन हमारे पास में बचेगा। तो यहाँ जो आंसर था LHS में, उसमें तो ये खाली व्हाइट वाला पार्ट ही है, इसमें ये व्हाइट वाला पार्ट के साथ साथ में ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये तो फॉर्मूला है, या तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वेन डायग्राम से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाओ और इन तीनों का भी वेन डायग्राम एक एक करके बनाओ, तो ठीक से बनाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से वेन डायग्राम इक्वल है। ठीक है, नहीं तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, जब ये दोनों साइन अलग अलग होते हैं, या इंटरसेक्शन बाहर है और यूनियन अंदर है, तो ए सिंपल इक्वेशन की तरह अंदर जाएगा, ए बी के साथ भी इंटरसेक्शन करेगा और सी के साथ भी इंटरसेक्शन करेगा और बीच में यूनियन रहेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए बी के साथ में इंटरसेक्शन करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर ए सी के साथ भी इंटरसेक्शन करेगा तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा, और फिर बीच में यूनियन आ जाएगा। तो इसके जैसा कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये भी फॉर्मूला है, यहाँ पे भी हमारे पास में दो अलग अलग साइन है, तो ए में से पहले बी माइनस होगा, फिर ए में से सी माइनस होगा, और उन दोनों का कॉमन नहीं निकालेंगे। यहाँ पर ये साइन चेंज कर देता है, ध्यान रखना है, मैंने अपनी थ्योरी नोट्स में बताया था, इसमें साइन चेंज होता है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा। तो ए माइनस बी आएगा पहले, फिर ए माइनस सी आएगा, और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा। तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एक फिगर दे रखा है, उसमें यहाँ पर कुछ पोर्शन छायांकित किया हुआ है, ठीक है, और पूछा है कि ये इनमें से किसको बता रहा है। तो एक एक करके इनको बनाएंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जो ABC बनाएंगे उसके जैसे ही बनाएंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला ए है, इधर बी है, और इधर सी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो पहले वाले के लिए बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी मतलब बी और सी कंप्लीट, और इसको ए के साथ में कॉमन निकालते हैं। तो ये अपना ए, इसके साथ में ए का कॉमन आएगा, तो ये वाला पोर्शन ही कॉमन आएगा। तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। अगला बनाते हैं इसके लिए, इसमें पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। ये बी यूनियन सी किया, बी और सी कंप्लीट, ए में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा ए, इसमें से बी यूनियन सी को माइनस करना है, तो बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, इसको डिलीट कर देंगे। इसके अलावा जो बचेगा वो ए माइनस बी यूनियन सी है, यानी कि यही बचेगा। यही चाहिए था हम लोगों को, ये हमारे पास में ए माइनस बी यूनियन सी आएगा। इसका मतलब ये सेकेंड आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4 और सी बराबर 2 6, तब ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी क्या है? तो इसके लिए पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस सी निकालेंगे, फिर दोनों का क्रॉस करेंगे। करते हैं ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, तो ए में से बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। 2 इसमें है, डिलीट कर दिया, 3 इसमें है, डिलीट कर दिया, क्या बचेगा? खाली 1। अब बी माइनस सी करते हैं, बी में से सी का कॉमन एलिमेंट डिलीट करना है। 2 इसमें है क्या? हाँ है, डिलीट कर दिया। 6 इसमें नहीं है, छोड़ दिया, बस 3 और 4 इसके अंदर आएगा। अब इन दोनों का क्रॉस करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, मतलब इसको उठाएंगे, इन दोनों के साथ में ग्रुपिंग करेंगे, तो 1,3 आएगा और 1,4 आएगा। अब 1,3 1,4 इसमें दे रखा है, लेकिन समुच्चय के अंदर नहीं दे रखा, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पे भी दे रखा है और ये समुच्चय के अंदर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1,3 2,5 3,3 ए क्रॉस बी के 3 अवयव हैं, ए क्रॉस बी के कुल अवयव की संख्या 6 है, तब ए क्रॉस बी के शेष अवयव, बाकी बचे अवयव इसके अलावा, तो 3 तो ये 6 है टोटल, तो 3 और निकालने हैं, ये कितने होंगे? ठीक भाई, तो हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं। हमारे पास में 1,3 2,5 और 3,3, फिर बाद में 3 ग्रुप और
आएंगे जिनको हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में जो पहले वाले आते हैं वो ए में से आते हैं और जो दूसरे वाले आते हैं वो बी में से आते हैं। तो पहले वाले कौन कौन से हैं, ये हैं। तो ए बराबर यहाँ से पता चल गया कि इसमें ए 2 और 3 है। इसी तरीके से जो बाद वाले हैं वो बी में से आते हैं। तो बी बराबर हम लोगों को पता चल गया कि 3,5 है। ये 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो फिर से 3 आ रहा है, तो उसको दोबारा थोड़ा ले लेते हैं समुच्चय में। ठीक है, तो ए और बी हम लोगों को पता चल गया। इसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने अवयव है, 3, इसमें 2 है, तो 3 दूनी 6। तो ए क्रॉस बी में 6 अवयव होंगे। हाँ भाई, ए क्रॉस बी में 6 अवयव है। ठीक है, तो हम लोगों को बाकी अवयव निकालने इन तीनों के अलावा। तो क्या करो, इसको आराम से ए क्रॉस बी निकाल लो और इनके अलावा जो मिलेंगे वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब 1,3 तो दे रखा है, 2,5 दे रखा है, 3,3 दे रखा है। इसके अलावा कौन कौन से बच गए, 1,5 इन दोनों में है, 2,3 इन दोनों में है, 3,5 इसी में है। तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 20 अध्यापक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित और भौतिकी दोनों। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो हमारे पास में टोटल 20 अध्यापक है, वो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इसका मतलब है या तो गणित पढ़ाते हैं केवल, या भौतिकी पढ़ाते हैं, या दोनों पढ़ाते हैं, ये इसका मतलब है। तो हम लोग इसको फॉर्मूले से करना चाहे तो ऐसे ऐसे करेंगे। हम लोग ये दे रखा है, गणित मतलब मैथ्स, या भौतिकी या मतलब यूनियन। वो भौतिकी को मैं पी सी लिख रहा हूँ, फिजिक्स। तो एम यूनियन पी कितना दे रखा है हम लोगों को, 20। इनमें से 12 लोग गणित पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये दे रखा है कि एन एम इज इक्वल टू 12। मतलब मैथ्स के लिए कितने टीचर्स है, 12। वो गणित और भौतिकी दोनों के लिए 4 है, तो हम लोगों को दे रखा है एन एम इंटरसेक्शन पी, ये दे रखा है 4। अब पूछा है कि कितने भौतिकी पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को एन पी निकालना है। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए हमारे पास में बढ़िया सा फॉर्मूला है जो हम लोग अब तक यूज करते आए हैं। हम लोग ए और बी की टर्म्स में यूज करते आए, अब यहाँ पर हम लोग एम और पी में लिख रहे हैं। तो एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 20 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। ये तो हम लोगों को निकालना ही है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। 12 में से 4 के कितने बचे, 8। तो एनपी कितना आएगा, 20 माइनस 8 बराबर 12। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम वाले मेथड से। दोनों हम लोगों को आने चाहिए। तो दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास में मैथ के लिए सर के लिए, ये फिजिक्स के लिए सर के लिए। इसको एम से लिख दिया, इसको पी से लिख दिया, और यहाँ पे जो गैप है उनमें हम लोग अवयवों की संख्या को लिख देते हैं, ए बी और सी को हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ पर ए बी सी का क्या मतलब है, ये वाले अवयव खाली मैथ्स के टीचर है, ये वाले अवयव खाली फिजिक्स के टीचर है, और ये वाले अवयव मैथ्स और फिजिक्स दोनों के टीचर है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 20। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। 12 जने मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स वाले कौन से हैं, ये सर्किल वाले, यानी कि ए प्लस बी बराबर 12। और 4 जने मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, तो कॉमन वाला कौन सा है, ये वाला। तो बी की वैल्यू कितनी है, 4। अब हम लोगों को बोला है कि फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स वाला ये वाला सर्किल है, तो इसके अंदर हम लोगों को बी और सी निकालना पड़ेगा। तो या तो बी और सी अलग अलग निकाल लो, या बी प्लस सी निकाल लो। तो एक्चुअली हम लोगों को चाहिए बी प्लस सी, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी को यहाँ रख देते हैं, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आएगा ए प्लस 4 बराबर 12, ए बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब इस ए को हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास में बी प्लस सी आ जाएगा। यही चाहिए था हम लोग को। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 8 प्लस बी प्लस सी बराबर 20। तो बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 12। आंसर दोनों से सेम आएगा, कभी ये इजी पड़ता है, कभी ये इजी पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में से 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी इन दोनों में से कम एक खेल पसंद करता है। ये हमारे काम की बात है कि 35 में से कोई भी नहीं छूटा। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल पसंद करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर क्रिकेट को सी से लिख देते हैं, फुटबॉल को एफ से लिख देते हैं। अब देखते हैं हम लोगों को क्या दे रखा है, एन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल।
ये कितना है 35 है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल पसंद करता है ना, और 35 विद्यार्थी कक्षा में, तो एन सी यूनियन एफ का मान कितना हो जाएगा 35। क्रिकेट वाले कितने हैं 24, एन सी बराबर हो जाएगा 24। फुटबॉल वाले कितने हैं 16, एन एफ बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, हम लोग को दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो हम लोगों को निकालना है एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक भाई, अब इसका फॉर्मूला बताओ जरा, एन सी यूनियन एफ, हम लोग ए और बी में ये फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अब सी और एफ में लिख रहे हैं, हो जाएगा एन सी एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये कितना दे रखा है 35, ये कितना है 24, ये कितना है 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आएगा बताओ जरा, हो जाएगा 40, और ये इधर आएगा तो माइनस 35 हो गया, तो कितना आंसर आएगा 5। यानी कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 15 तथा क्रिकेट में 20 मेडल दिए गए। ठीक है, यदि ये मेडल कुल 58 व्यक्तियों को दिए गए हों तथा केवल 3 व्यक्ति इन तीनों खेलों के लिए मेडल प्राप्त करते हैं, केवल 3 व्यक्ति तीनों खेलों के लिए। ठीक है, तो बताइए कि इन 3 खेलों में से ठीक 2 खेलों के लिए कितने मेडल दिए गए। ठीक 2 खेलों के लिए, इसका मतलब ये है कि या तो क्रिकेट और बास्केटबॉल, या फिर क्रिकेट और फुटबॉल, या फिर बास्केटबॉल और फुटबॉल। इस तरीके से हम लोगों को सोचना है और फिर इनके जो आंसर आएंगे उन सबको जोड़ देना है, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर 3 खेल हम लोगों को दे रखे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को 3 सर्किल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हम लोग वेन डायग्राम वाला मेथड यहाँ पर काम में ले रहे हैं। ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, और ये तीसरा सर्किल है। ये पहला फुटबॉल के लिए मान लेते हैं, दूसरा बास्केटबॉल के लिए, और तीसरा हम लोग क्रिकेट के लिए मान लेते हैं। अब जितनी खाली जगह उनको हम लोग भर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ और एक ये जी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोल रखा है देखो, फुटबॉल में कितने 38, तो ये फुटबॉल वाला सर्किल है, ये इसमें ए बी डी और ई आ रहे हैं, ये टोटल कितने 38। तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी फिर डी प्लस ई, इसकी वैल्यू है 38। फिर बास्केटबॉल में कितने 15, ये बास्केटबॉल का सर्किल है, इसमें बी सी ई और एफ है, तो इनका योग हम लोगों को दे रखा है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये है 15। क्रिकेट में 20 मेडल दिए गए, ये वाला सर्किल क्रिकेट के लिए, इसमें डी ई एफ और जी हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितने हैं 20। ठीक है, फिर हम लोगों को ये दे रखा है कि 3 व्यक्ति इन तीनों खेलों के लिए मेडल प्राप्त करते हैं, तो ये कॉमन वाला यहाँ पर है तीनों खेलों के लिए ई, तो ई की वैल्यू हम लोगों को पता है ये 3 है। फिर ये बता रखा है कि कुल मेडल 58 दिए गए, यानी कि ये ए बी सी डी ई एफ और जी, इन सबका योग कितना है 58 है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितना है 58। ये हमारे पास में कुछ इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम लोगों को पूछ क्या रखा है कि ठीक 2 खेलों के लिए कितने मेडल बनेंगे। तो पहले हम लोग फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए ले लेते हैं, तो केवल ये दोनों चाहिए, यानी कि हम लोग को ये वाला पोर्शन चाहिए, इसमें ये दोनों है, तो बी को हम लोग को लेना पड़ेगा, बी आ गया। अब बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए हम लोग को ये वाला पोर्शन चाहिए जिसमें केवल ये दोनों आ रहे हैं, तो एफ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर फुटबॉल और क्रिकेट के लिए ये वाली जगह आ रही है तो इसमें डी लिखा हुआ है, डी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर हमको चाहिए। अब या तो बी डी एफ तीनों अलग अलग आ जाए और उनको जोड़ लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, या किसी तरीके से बी प्लस एफ प्लस डी निकाल लो और उससे हमको हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो ज़्यादातर ये आ जाए करता है इन इक्वेशन को काम में लेने से। अब देखो क्या हो रहा है, ई हम लोगों को पता है तो इनमें ई की वैल्यू रख देते हैं और इन इक्वेशन को दोबारा लिख के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ई की वैल्यू यहाँ रखते हैं, फिर ये ई उधर चला जाएगा तो 38 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 35 बचेगा, तो हम लोग को ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू मिलेगी, ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू मिलेगा 35। इसी तरीके से ई को यहाँ रखेंगे, ये ई यहाँ चला जाएगा तो 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, और यहाँ बचेगा बी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 12।
नेक्स्ट ई यहाँ रखेंगे, ई उधर चला जाएगा तो 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 17। तो डी प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस एफ प्लस जी हमारे पास में आएगा 17। ई को यहाँ लिखेंगे, ये उधर चला जाएगा तो 58 में से 3 जाने पर कितना बचेगा 55 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ई तो इधर लेके चले गए, एफ और जी आएगा, एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना आ गया 55। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन को हम लोगों को सोल्व करना है। तो ऐसा करो, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो ए एक बार आएगा, बी 2 बार आ रहा है तो हम लोगों को मिलेगा 2b, फिर डी भी 2 बार आ रहा है 2d, फिर c आ जाएगा, फिर f 2 बार आ रहा है 2f, फिर g 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 64। अब ये पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, ये दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ, और पहली में से दूसरी को मैं माइनस करता हूँ, 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। तो जो इसमें से इसको घटाऊंगा तो ए से ए कट जाएगा, 2b में से 1b जाएगा तो 1b बचेगा, c से c कट जाएगा, 2d में से 1d जाएगा तो 1d बचेगा, g से g कट जाएगा और 2f में से 1f जाएगा तो 1f बचेगा। ठीक है, 64 में से 55 अब घटाना है, 64 माइनस 55 तो कितना आएगा 9। यही तो हम लोगों को चाहिए था, b प्लस एफ प्लस डी आ गया, b प्लस एफ प्लस डी, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 9। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 400 विद्यार्थियों के एक सर्वे में यह पाया गया कि 100 सेब का जूस पसंद करते हैं, 150 संतरे का जूस पसंद करते हैं तथा 75 सेब और संतरे दोनों के जूस पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का जूस पसंद करते हैं न तो और ना ही संतरे का जूस पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन 400 में से कुछ विद्यार्थी इन दोनों जूस को पसंद नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इन दोनों जूस को पसंद करते हैं। इन दोनों जूस को पसंद करने का मतलब हो गया कि केवल संतरे का जूस पसंद करने वाले, केवल सेब का जूस पसंद करने वाले और इन दोनों को पसंद करने वाले। ठीक है, यानी कि हम लोग सेब और संतरे के लिए यूनियन निकालेंगे पहले और फिर सोचेंगे। तो हम लोगों को एन एप्पल यूनियन ऑरेंज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एप्पल एन ऑरेंज माइनस एन एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज। ठीक है, एन एप्पल का मतलब क्या हो गया कि कितने विद्यार्थी सेब का जूस पसंद करते हैं, तो सेब का जूस कितने लोग पसंद कर रहे हैं 100। एन ओ का मतलब हो गया कि कितने विद्यार्थी ऑरेंज का जूस पसंद कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं भाई 150। और एन ए इंटरसेक्शन ओ का मतलब हो गया कि कितने विद्यार्थी दोनों जूस पसंद कर रहे हैं 75। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 100 प्लस 75 यानी कि 175। तो हमारे पास में कुल 175 विद्यार्थी हैं जो ये जूस पसंद करते हैं, बाकी नहीं करते। तो हम लोगों को बाकी वाले तो चाहिए, तो हम लोग 400 में से 175 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 225। तो 225 विद्यार्थी ना तो सेब का जूस पसंद करते हैं और ना संतरे का। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मार्केट रिसर्च कंपनी ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वे किया और बताया कि 720 उपभोक्ता उत्पाद ए पसंद करते हैं तथा 450 उपभोक्ता उत्पाद बी पसंद करते हैं। ऐसे न्यूनतम कितने उपभोक्ता हैं जो दोनों उत्पाद पसंद करते हैं। तो न्यूनतम वाला सवाल हम लोगों को पूछा है, चलो देखते हैं। तो हम लोग ए के लिए लिख देते हैं कि ए को कितने उपभोक्ता पसंद कर रहे हैं 720, बी को कितने उपभोक्ता पसंद कर रहे हैं 450। अब हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला तो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इनकी वैल्यू हम लोग यहां पे रख देते हैं। अभी ए इंटरसेक्शन भी हम लोगों को पता नहीं है, ये कितना आ जाएगा भाई 1170। ठीक है, अब ये एन ए यूनियन बी का मान था। हम लोगों को क्या निकालना है, ऐसे न्यूनतम कितने उपभोक्ता हैं जो दोनों उत्पाद पसंद करते हैं। मतलब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको उधर लेके चले आओ, इसको उधर ले आओ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा 1170 माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब इस एन ए यूनियन बी का मान कितना हो सकता है। एन ए यूनियन बी का मतलब है कि या तो ए उपभोक्ता या बी उपभोक्ता या
दोनों उपभोक्ता, ये इनका मतलब होता है ना। या फिर ऐसे बोल दो कि कम से कम एक। अब कंपनी ने कितने लोगों का सर्वे किया? 1000 लोगों का सर्वे किया, यानी कि ANNB का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है? 1000। 1000 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ पर इसका अधिकतम मान रख के देखते हैं कितना आएगा, 170। अब मान लो कि ANNB का मान 1000 से कम है, तो मान लेते हैं ये 900 है, तब क्या हो सकता है? 900 माइनस कर देते हैं 1170 में से, तो कितना आएगा? 270। तो जब NANB का मान 1000 से कम होता चला जाएगा, तो जो NA इंटरसेक्शन B आएगा, है ना, यानी कि दोनों उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों को तो ये नहीं पूछा, हम लोगों को तो ये पूछा है कि इसका न्यूनतम मान कितना है, तो इसका न्यूनतम मान कितना आएगा? 170। उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि NANB का मान 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम मान वाला आंसर कितना हो जाएगा? 170।